बिल्कुल, देखिए एक बड़ा पल है क्योंकि जिस तरह से 27 जनवरी को इस्तीफा देने भी ट्रैक्टर पर गए थे और आज एक बार फिर ट्रैक्टर पर। सर, एक बार फिर ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंच रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आज? मैंने रिजाइन किया था, उस दिन भी ट्रैक्टर पे गया था और क्योंकि रिजाइन मैंने किसानों की आवाज़ को सरकार दबाना चाहती थी और कहीं ना कहीं कृषि के 3 काले कानून ज़बरदस्ती थोपना चाह रही है, इसके लिए इस्तीफा दिया था। आज फिर दोबारा जो मेरा चुनाव हुआ, जिस ढंग से किसान ने अपनी ताकत दिखा करके एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ये कृषि के 3 काले कानून जो है हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से भाजपा को इस चुनाव में सरकर्दी हराने का काम किया, आज मेरी फिर जिम्मेवारी बनती है कि उस किसान की ताकत बढ़े और एक मैसेज जाए पूरे देश में कि किसान जो है कृषि के कानूनों को किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं। इसलिए आज फिर मैं ट्रैक्टर पे ही जाकर के शपथ लूँगा और फिर किसान को ताकत दूँगा। 27 जनवरी से 8 नवंबर तक का समय आपने किसानों को समर्पित किया, आगे भी इसी तरह समर्पित रहेंगे? मैं लगातार जब तक तीनों कृषि के काले कानून खत्म नहीं हो जाते अपनी इस लड़ाई को इसी तरह से जारी रखूँगा और जहाँ इस लड़ाई को जारी रखूँगा वहीं किसानों के लिए और कोई बड़ा फैसला लेना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटूँगा। एक आखिरी सवाल सर, सत्र भी शुरू होने जा रहा है जल्दी, शीतकालीन सत्र इसी महीने में शुरू होगा। कौन से अहम मुद्दे होंगे जिनके ऊपर सबसे पहले आप घेरेंगे सरकार? किसान का इशू होगा सबसे पहले, ये 3 कृषि के काले कानून और एक जो कानून इन्होंने पिछले दिनों बनाया, जो जिस ढंग से किसान की ज़मीन अब जो है सीधा डिप्टी कमिश्नर जो है किसी को बिना नोटिस दिए, बिना कोई कानूनी प्रतिक्रिया पूरी किए बिना उसके ज़मीन को हड़प सकते हैं सरकार, उसका भी विरोध करूँगा। तो अभय सिंह चौटाला 3 कृषि कानूनों के साथ साथ चौथा जो भूमि अधिग्रहण का कानून है उसके ऊपर भी सरकार को विधानसभा में घेरेंगे शीतकालीन सत्र में। और आज जिस तरह से निकले हैं, 27 जनवरी को इस्तीफा देने निकले थे और आज शपथ देने के लिए एक बार फिर निकले हैं, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है अभय सिंह चौटाला के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं मैं ग्रहण करूंगा। सीखो थोड़ा चलना पीछे भाई। सर वन बाय वन देखिए चिकू फ्रेम देखो उधर लड्डू खिला रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा चिकू थोड़ा आप सबका स्वागत है। ये जो उपचुनाव हुआ है इलाहाबाद का, इस उपचुनाव के अंदर सरकार ने सारी सीमाएं लांघ दी। जहां सरकार ने सारी सीमाएं लांघने का काम किया, वहीं जिस इलेक्शन कमीशन को हम निष्पक्ष एजेंसी मानते हैं, जिसको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, हैरानी की बात थी कि अब की बार इलेक्शन कमीशन भी जो है एक स्पाइनलेस व्यक्ति की तरह काम कर रहा था। सरकार के इतना ज़्यादा दबाव में था कि हमने इलेक्शन कमीशन को 15 रिटर्न में कंप्लेंट दी और जो 15 कंप्लेंट दी थी उसके अंदर बाकायदा तौर पे हमने सारे सबूत जुटा करके उनके सामने बताए और उनसे हमने कहा कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन ने हमारी एक भी किसी कंप्लेंट का कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात थी, हमें अवगत नहीं कराया, आंसर नहीं दिया कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट हमें रिसीव भी हुई है क्या।
वहीं प्रदेश की सरकार ने इस इलेक्शन को जीतने के लिए जहां सरकारी मशीनरी का डट करके दुरुपयोग किया, वहीं पहली दफा देखने को मिला कि पुलिस की गाड़ियों में पैसा भर करके आया और पुलिस के पैरे में ही पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बाहर पुलिस खड़ी रहती थी गाड़ियां भर करके, और अंदर जो है मतदाताओं को लुभाने के लिए 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये प्रति वोट के हिसाब से पैसा बांटा जा रहा था। हमने उनकी वीडियोग्राफी करके भी इलेक्शन कमीशन को दी। हमने उनको एक एक जगह बताई कि कहाँ कहाँ कौन कौन व्यक्ति पैसा बांट रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में पैसे बांटे जा रहे हैं, उनकी वीडियो बना करके भी दिए। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया और सरकार ने अपनी तरफ से इस इलेक्शन में कोई भी बेहूदगी करने में कमी नहीं छोड़ी। सरकारी मशीनरी का इतना बड़ा दुरुपयोग था जैसे कोई कश्मीर में चुनाव हो रहा हो। आपको हैरानी होगी सुन करके, आपके बहुत सारे पत्रकार साथी वहाँ पे गए हुए थे जो उस इलेक्शन को जा करके कवर कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा था कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था या उसके प्रचार में जो लोग गए हुए थे, उनके साथ 20-20 गाड़ियां, बसें जो है पुलिस की भर करके अर्धसैनिक बलों की चलती थी। वहाँ पे मैं एक गांव में गया, और गांव में गया तो मुझे गांव के लोगों ने पूछा कि अपने यहाँ चुनाव में तो कभी इस तरह से फोर्स नहीं आया करती थी, अब की बार क्या हो रहा है, किस वजह से इस तरह से फोर्स आ रही है, और फोर्स भी अब की बार तो नई नई ड्रेस में आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारे यहाँ पे कोई उग्रवादियों ने कोई अटैक कर रखा है, कोई एक्सट्रीमिस्ट आए हुए हैं, और फौज की वर्दी के अंदर ये लोग जो घूम रहे हैं, ये क्यों घूम रहे हैं। मैंने उनसे फिर एक बात बताई। मैंने कहा कि जो ये लोग आज पुलिस के आए हुए हैं यहाँ पे, जो हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो लगा रखी है, इसका काम है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना। लेकिन हैरानी की बात है, सरकार ने बॉर्डर की सिक्योरिटी से हटा करके इनको ऐसे व्यक्तियों की सिक्योरिटी में लगा दिया जिनके खिलाफ 376 और 302 के मुकदमे हैं। गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रही है। किस तरह से मतलब पुलिस का वहाँ पे दुरुपयोग किया गया। उसके बावजूद इलाहाबाद का जो मतदाता था, जो केवल खेती पे निर्भर करने वाला था, उस मतदाता ने जहाँ मुझे 9,000 वोट ज़्यादा दिया पिछले चुनाव से, पीछे मुझे 57,000 कुछ वोट दिया गया था, अब की बार 8,000 वोट बढ़ा करके 65,000 वोट जो है, 65,000 कुछ वोट मेरे पक्ष में उन्होंने डाले। तो 8.5 और 9 के आसपास के करीब मेरा वोट जो है, अब की बार मार्जिन पहले से वोट का बढ़ा। जहां मेरा वोट बढ़ा, वहीं भाजपा जो चुनाव लड़ रही थी, वो अकेली भाजपा नहीं लड़ रही थी। उस चुनाव के अंदर भाजपा, जेजेपी और कांग्रेस और एक वो अलोपा, ये चारों इकट्ठे हुए थे। कांग्रेस का तो ये हालत थी अब की बार कि कांग्रेस के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इस चुनाव में इकट्ठा होकर के चुनाव को लड़ रहे थे। जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा आपके सामने ये बात रखी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलने वाला व्यक्ति है, ये भाजपा से मिले हुए हैं। और मैंने अनेक दफ़ा आपके सामने सबूत बताए कि कैसे राज्यसभा के चुनाव के अंदर इसी जिस जगह पे हम बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी के अंदर मतदान केंद्र बना हुआ था। पेन की स्याही बदल करके उन्होंने भाजपा की मदद करी थी, सुभाष चंद्र राव को एमपी बनाया था। उसके बाद अपने बेटे को मेंबर पार्लियामेंट बनाने के लिए भाजपा से सांठ-गांठ करी थी। और इस चुनाव के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इलाहाबाद में वोट मांगने गया कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में, तो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने आया, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है। उसका सीधा इशारा था कि गोपाल के भाई के पक्ष में मतदान किया जाए।
गोविंद को वोट दिया जाए, बीजेपी की मदद की जाए। जहां उन्होंने मदद करी वहीं और कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने भी खुल करके भाजपा के लिए वोट मांगे और भाजपा के पक्ष में वोट डलाए। कांग्रेस का उम्मीदवार जो था, जिसको पिछली बार 35,000 वोट मिला था, अब की बार 20,000 वोट उसको मिला, 15,000 वोट कम हो गया। और वो 15,000 वोट जो है भाजपा को शिफ्ट हुआ। और भाजपा को जब शिफ्ट हुआ तो उनकी 45,000 से बढ़ करके वोट वो 60,000। मतलब सारी पार्टियां मिल करके अब की बार इस चुनाव के अंदर जीतने का प्रयास कर रही थी। जहां कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो फिर मुख्यमंत्री को, क्योंकि 2 बाई इलेक्शन हमारे प्रदेश में हुए। पहला बाई इलेक्शन बड़ौदा का हुआ, तब सरकार को बड़े 1 साल हुआ था और 1 साल में ही लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना मैंडेट दे दिया था। रिजाइन तो उसी वक्त कर देना चाहिए था, लेकिन उसके बाद क्योंकि कृषि के 3 काले कानून और बन गए और ये लगातार इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि हमने जो कानून बनाए हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, ठीक है। अब की बार फिर इलाहाबाद के उपचुनाव के अंदर जहाँ कृषि के 3 काले कानूनों को नकारने का किसान ने काम किया, वहीं सरकार के खिलाफ एक बार फिर कि सरकार जो है टोटल फेल हो चुकी है, इसकी लोकप्रियता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसलिए अब मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता तो जिस ढंग से पिछले 3 दिन से लगातार हरियाणा प्रदेश के माहौल को खराब करने का सरकार की तरफ से एक प्रयास हो रहा है। कहीं इनके मेंबर पार्लियामेंट जो है वो जाकर के इस तरह की भाषा बोलते हैं और प्रेस के रूबरू खड़े होकर के कहते हैं कि कोई अगर हमारे पूर्व मंत्री की तरफ हाथ करेगा तो हम उसका हाथ काट लेंगे, कोई उसकी तरफ आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। मेंबर पार्लियामेंट इस किस्म की भाषा बोल करके कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने की कोशिश करता है। इसी तरह एक इनका राज्यसभा का मेंबर रामचंद्र जो जात पात को बढ़ावा दे करके कहीं इस विवाद को बढ़ाना चाहता है, जो जिस ढंग से उसने भी वहाँ जा करके जो किसान विरोध कर रहे थे शांतिप्रिय तरीके से, उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाया। एक किसान आज भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इस तरह का जहर घोल रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जहां उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए वहीं मुख्यमंत्री को इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की कमजोरी है, उसकी वजह से प्रदेश में इस किस्म के हालात आज लगातार होते जा रहे हैं।